एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली लद्दाख जो है। लद्दाख में भी काफ़ी डिमांड आ रही है कि लद्दाख को भी सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये डिमांड्स की रीज़न क्या है, यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिक्स शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो भी यहाँ पे रीजनल काउंसिल्स या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है उसके पावर्स और उसके जो संविधान में जो इसके बारे में प्रावधान है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अलग अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो लद्दाख में है, तो काफी टाइम से डिमांड होती हुई आ रही है कि लद्दाख को अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करना चाहिए। तो ये देखिए ये डिमांड जो हो रही है काफी टाइम से भी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो ये जो है अभी जो इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स अलग अलग जो पावर उनको दी गई है उसके हिसाब से ये लेजिस्लेट या रूल्स फ्रेम नहीं कर पा रही, यानी कि जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल है वो जो है ट्राइबल लोगों के जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी रूल्स फ्रेम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है रिलेटेड टू लैंड्स, जॉब्स एंड कल्चर्स। यानी कि जो कल्चरल जो हेरिटेज की प्रोटेक्शन हो, जो लैंड की जो प्रोटेक्शन हो, या फिर जो वहां पे जो लोग रहते हैं मूल निवासी उनके लिए जॉब सिक्योर्ड हो, ऐसे लॉज नहीं बना पा रही है। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से लद्दाख में लगभग 90% जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन जो है ट्राइबल है। तो प्राइमरी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है लद्दाख में, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि वो बल्टी, बेडा, बोट जिसको बोटो भी बोला जाता है, ब्रॉकपा, इसको द्रोकपा, दार्ड, शिन भी बोला जाता है, शांगपा, गारा, मॉन या पुरिकपा। मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो प्लीज इसके लिए माफ कीजिएगा। और देखिए इन ट्राइब्स के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी आपको सीधे सीधे ट्राइब्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इनके जो ये सेवरल डिस्ट्रिक्ट या फिर कल्चरल हेरिटेज है इन कम्युनिटीज की, तो लद्दाख के रीजन में उन लोग को भी प्रिजर्व करना जरूरी है, उनको प्रोमोट करना जरूरी है। ओके तो थोड़ा सा हम सिक्स शेड्यूल के बारे में भी जान लेते हैं। डेफिनेटली आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। तो मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, उनकी जो ऑटोनॉमी उनको देना, ताकि अलग अलग ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स को क्रिएट कर सके। और ये डेवलपमेंट काउंसिल जो है अपने हिसाब से लैंड से रिलेटेड लॉ, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लॉ, एग्रीकल्चर या फिर अलग अलग प्रावधान के हिसाब से लॉ बना सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 ऐसे ऑटोनोमस काउंसिल्स मौजूद है। कहां कहां पे मौजूद है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। और इसके लिए जो स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इस जो ऑटोनोमस काउंसिल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो मेघालय में 3 है, खासी, जयंतिया और गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में भी 3 है, चाकामा, लाय और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आसाम में 3 है, डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। तो 10 है। आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि सपोज मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपको आंसर लिखने होंगे मिजोरम। तो यहां पे देखिए की प्रोविजंस संविधान के हिसाब से क्या क्या दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। तो देखिए यहां पे गवर्नर के हिसाब उनको ये पावर दिया गया है कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में एक अलग जो वहां पे अलग ट्राइब्स अगर है मौजूद है, तो गवर्नर उस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ऑटोनोमस रीजन में भी बांट सकते हैं। तो यहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। अलग अलग जगहों पे यहाँ पे थोड़ी से अलग भी हो सकते हैं यहाँ पे।
जैसे कि अभी अगर बात करेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 30 मेंबर है, तो उनमें से 4 जो है उनको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, और 26 जो रिमेनिंग होंगे उनको थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि थ्रू इलेक्शन के थ्रू उन लोग को इलेक्ट किए जाएंगे। अलग अलग पार्टी से होते हैं यहाँ पे, तो उनको भी इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। अभी ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन लोग की जो टर्म है 5 साल के लिए होते हैं, और अगर उन लोग को यहाँ पे देखिए कि मेजोरिटी नहीं मिली या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो उनको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। और जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए जिनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, इनको जो है गवर्नर अपने हिसाब से भी जो है रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अगर काउंसिल्स के जो पावर के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल काउंसिल है, इनको अपने अपने जुरिस्डिक्शन एरिया के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन करने की प्रावधान है। यानी कि उनकी जुरिस्डिक्शन एरिया जो है यहाँ पे जो है वो खुद से अपनी लॉज बना सकते हैं। अलग अलग स्पेसिफाइड मैटर्स हो गई, जैसे कि लैंड हो गई, फॉरेस्ट हो गई, कैनल वाटर ट्रीटमेंट हो गई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गई, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग रहते हैं वहां पे, मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड अपनी कल्चर आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, सोशल कस्टम्स एंड नॉर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए इसको भी अलग अलग लॉज बना सकती है। लेकिन देखिए ये लॉज बना तो दिए, लेकिन इस लॉज को जो है गवर्नर की जो सम्मति मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स है अपने अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो अपने विलेज काउंसिल भी फ्रेम कर सकती है, या फिर कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ और सुइट्स एंड केसेस बिटवीन ट्राइब्स भी फ्रेम कर सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो विलेज काउंसिल हो गई, यहाँ पे ग्राम सभा, या फिर जो सूट्स हो गई, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स से रिलेटेड अगर कुछ केसेस हो गई, यहाँ पे जो भी वहाँ पे रीजनल जो उस जगह पे ट्राइब्स रहते हैं तो उनके लिए भी फ्रेम कर सकती है। लेकिन ये देखिए जुरिस्डिक्शन जो है डेफिनेटली एक स्टेट के अंदर अगर आ गई, यहाँ पे स्टेट के हाई कोर्ट्स के जो जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, तो इससे रिलेटेड जो भी केस हो गई या फिर सू हो गई, ये जो है स्पेसिफाई गवर्नर खुद कर देंगे। तो ये देखिए कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको डेफिनेटली अपने इंडियन पॉलिटी में इनके बारे में पढ़ा ही होगा, और टाइम टू टाइम ये सब जो है न्यूज में आती रहती है, तो ये सब टॉपिक्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे लद्दाख में डिमांड आ रही है कि उनको भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।